तो स्वागत है आप सभी का और नमस्कार। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है। तो संवैधानिक विकास जो कि भारत के संविधान निर्माण से पहले की बात कर रहे हैं, तो उससे जो भी क्वेश्चन विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों में पूछा जा सकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम 25 सवाल लेकर आए हैं जो विभिन्न राज्यों की लोक सेवाओं की परीक्षा में आपको मदद दे सकता है। अब इनमें शामिल हो गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग। तो यहाँ भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास से हम क्वेश्चन लगभग 80 या 90 क्वेश्चन फिलहाल बनाना है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ 25 क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। और जो उच्च स्तरीय क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा भी शामिल है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। विकल्प दिया हुआ है ABCD। ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। और जब ये अधिनियम लाया गया था तो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई थी। इसके अलावा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की भी अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ कि निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। विकल्प दिया हुआ है ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1833। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा इसका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि निम्न में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। विकल्प दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये पूछता है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। विकल्प दिया हुआ है ए 1935, बी 1937, सी 1946 और डी 1950। तो यहाँ पे सही विकल्प है बी 1937। ध्यान दीजिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना की बात, जो अधिनियम की बात करें तो वर्ष 1935 में की गई थी, लेकिन स्थापित करने की बात पूछ रहा है तो वर्ष 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची दिए हुए हैं, सूची ए और सूची बी को सुमेलित करना है ना। सूची ए में कुछ परिषद और कुछ बताया गया है कि क्या बनाया गया था, और सूची 2 में उनका सन और किस अधिनियम के तहत लाया गया ये दिया गया है। तो सूची ए को देख लें। सूची ए है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना
देख लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो यहाँ पे बी विकल्प देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किससे की गई थी? नियामक अधिनियम 1773 के तहत, है ना। तो बी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विकल्प में बी का सिर्फ एक ही जगह दिखा रहा है कि बी का एक ऑप्शन है, जिसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो आप देख सकते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत किया गया और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत प्रदान किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दिया गया, यानी कि तीसरे चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? विकल्प दिया हुआ है 1909 के अधिनियम के तहत, ए। बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो इसका सही विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम जब 1935 आया था तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात की गई और 1919 की अगर हम बात करें तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? विकल्प दिया हुआ है खैर ये तो वही है 1935 के तहत ही हुआ है, तो इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला है विशेषता दिया हुआ है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा चीज़ विकल्प दिया हुआ है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें सही उत्तर हमें चुनना है। विकल्प ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1 और 3। तो यहाँ पे सही इसका विकल्प है, सही उत्तर है वो है विकल्प सी, केवल 1 और 3। तो इसका सही विकल्प है सी, केवल 1 और 3। अब देखिए हम थोड़ी सी को देख लें कि जो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था वर्ष 1919 के तहत की गई थी, ठीक है, और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था तो ये वर्ष 1909 में अधिनियम आया था उसके तहत की गई थी। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए विकल्प इसका सी सही है ना। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये है कि भारतीय विधान पालिका पहली बार कब द्विसदनीय बनाई गई? विकल्प है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब जितने संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैंने उस पर चर्चा किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही विकल्प होगा सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 9 की कि तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? यानी कि वही सवाल है कि द्विसदनी कब बना। तो इसका सही विकल्प है सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1919 का एक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करने की? इसका सही विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो 1861 का भारत
परिषद अधिनियम बना था, तो उससे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 123 में दी हुई है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कभी कभी धारा भी। जिसका सही विकल्प है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। विकल्प ए है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही विकल्प है चार्टर एक्ट 1833, यानी कि तीसरे चार्टर एक्ट के तहत में जो अधिनियम बना था उससे भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। इसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय या क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग या इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। और बाद में इसी के वजह से राजनीतिक आंदोलन जो हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, प्रशासन में भागीदारी के लिए मुख्य आधार बना, जिसका लोग मांग कर रहे थे। तो 1833 यानी तीसरे चार्टर एक्ट के द्वारा ये संभव हुआ, है ना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। विकल्प ए दिया हुआ है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना। तो पूछिए रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया, तो इसका सही विकल्प है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, है ना। और इसी अधिनियम के तहत, मतलब इस योजना के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, यानी कि संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया गया था। विकल्प दिया हुआ है ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है 1935 के द्वारा। जैसे कि आपको पता ही है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके अलावा राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसके अलावा इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल भी किया गया था, है ना। और ये अलग बात था कि इस पर अमल नहीं हो सका था, क्योंकि जो ब्रिटिश भारत के कुछ रजवाड़े थे वो इसमें शामिल होना नहीं चाहते थे, है ना। तो इसका सही विकल्प है सी 1935 के अधिनियम द्वारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब सवालों को ऐसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको इतना थोड़ी विस्तार से और बता रहा हूँ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, है ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। विकल्प ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका सही विकल्प है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो ये है कि 1935 के अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम बना था उसके द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। विकल्प दिया हुआ है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका सही विकल्प है सी, गवर्नर जनरल को। हुआ ये था कि जो भारत शासन अधिनियम बना था 1935 का, तो जो संघ स्थापित होता उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। यानी कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था इनमें से कौन सा वो चीज़ नहीं है। विकल्प ए है देश के लिए लिखित संविधान, बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन किया जाना या नामांकन किया जाना। तो इसमें पूछा है क्या नहीं था, तो इसमें जो देश के लिए लिखित संविधान की बात है ये नहीं था 1935 के अधिनियम में, यानी कि इसका विकल्प ए सही है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। तो इन्हें बताना है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से नहीं था। विकल्प ए दिया हुआ है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बी दिया हुआ है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, और सी कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इनमें जो बी विकल्प है वो नहीं है, क्योंकि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए, मतलब किए गए थे, ये विकल्प गलत है। क्योंकि जो अवशिष्ट विषय है ये तो ना तो प्रांतीय विधायिकाओं को दिया गया था और ना ही केंद्र को दिया गया था, बल्कि इस पर नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है। विकल्प ए दिया हुआ है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है वो है ए, क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, क्योंकि उससे बहुत सारी बात जैसे को ले ही ली गई, जैसे तैसे ले ली गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस अधिनियमों में से, यानी किस अधिनियम के तहत बर्मा जो था म्यांमार वो भारत से अलग हुआ। विकल्प ए दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, विकल्प बी दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी विकल्प है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही विकल्प है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ और 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। इसका विकल्प सही होगा सी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। विकल्प ए है 11, बी है 9, सी है 8, डी है 3। तो इसका सही विकल्प है सी 8, यानी कि 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। असल में शुरुआत में ये 5 प्रांतों में बना था, बाद में फिर मतलब शुरू में 6 जगहों पे कांग्रेस ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे और बाद में अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 2 अन्य प्रांत में
अपना मंत्रिमंडल बनाया। तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, इसलिए विकल्प सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। विकल्प ए है साइमन कमीशन द्वारा, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी है क्रिप्स मिशन द्वारा और डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही विकल्प है सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखिए, निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण करने की जो बात है या प्रस्ताव है, सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में कहा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। विकल्प ए है कि जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना इसका उद्देश्य था, ए विकल्प। विकल्प बी की बात है कि देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी विकल्प है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और डी था शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसका सही विकल्प है ए। असल में ये जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, तो इसमें ये था कि 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसमें प्रावधान ये था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे वो भारत में बसे यूरोपीय अधिकारियों के मामलों की भी सुनवाई कर सकते थे। और इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, मतलब वो ऐसा चाहते नहीं थे। उनका ये था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो सिर्फ भारतीय लोगों के लिए कार्य करें, और जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट हैं वो ब्रिटिश लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें। यानी कि इनका विरोध किया गया था। और इल्बर्ट बिल का उद्देश्य ये था कि भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाया जाए, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। विकल्प है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख व्यक्ति। इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि नियुक्त करना था। होना ही था कि जैसे कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, तो इस मिशन ने अपने रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र बताया, और उसके आधार पर संविधान सभा को निर्वाचित होना था। और ये जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व होना था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। तो इसके तहत मतलब ये मान लिया गया था कि लगभग मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि की निर्वाचन किया जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, बी विकल्प, है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और अंतिम क्वेश्चन है ये कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विकल्प दिया हुआ है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, विलियम वुड। विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि और पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अगर हम बात करें तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस की बात करें तो पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे। और ए.बी. अलेक्जेंडर की अगर बात करें तो ये नौसेना मंत्री थे। और इनके द्वारा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, है ना। तो ये था भारतीय संविधान के विकास क्रम पर पूछे जा सकने वाले प्रश्नों का एक छोटा सा सेट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और आगे भी इस पर हम काम कर रहे हैं, इंतज़ार करें। और हाँ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।